बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा, किस तरह का? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत पवार और आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो इतनी ज़्यादा भयंकर है कि आपको यही सुन के शौक लग जाएगा कि वो जो कातिल था जिसने ये कर्मकांड किए थे उसको जो सज़ा मिली वो कितनी भयंकर थी। आपने नॉर्मली सुना होगा जो कत्ल करता है या जो भी सीरियल किलर होते हैं उनको मौत की सज़ा मिलती है फांसी की, या तो फिर उनको आजीवन कारावास मिलता है कि ज़िंदगी भर उनको जेल में रहना पड़ेगा। पर आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसको पाकिस्तान के कोर्ट ने सज़ा में ये दिया कि उसके शरीर के 100 टुकड़े किए जाएंगे। उसके शरीर के जो 100 के 100 टुकड़े होंगे उन्हें एसिड में घुलाया जाएगा और फिर वो जो टुकड़े हैं उनको सड़क पर रखा जाएगा पब्लिक डिस्प्ले के लिए, ताकि सब लोग देख पाएं कि वो शैतान कौन था जिसने इतना हैवानियत भरा काम किया था। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्या किया था उसने जो इतनी भयंकर सज़ा मिली। साल था 1999 और इस समय पे लाहौर नाम की जो जगह है पाकिस्तान में वो ऐसी खौफनाक जगह थी कि रात के जो अंधेरे थे वो खामोशी से भरे हुए थे। हर गली, हर कोना, हर एरिया जो था लाहौर का वहाँ पे सिर्फ डर और खामोशी था। लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा था एक शैतान, जावेद इकबाल। सिर्फ 6 महीने के अंदर 100 बच्चों की मौत, और इस मौत के पीछे छुपा खौफनाक सच जो बयां करेगा जावेद इकबाल का खून से भरा सफर। कहानी की शुरुआत होती है फाजिल रजीक से, एक 9 साल का बच्चा जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में था। उसके माँ बाप फैक्ट्री में काम करते थे। वो बच्चे की जिंदगी ऑलरेडी बहुत कठिन थी। वो भी अपने माँ बाप की मदद करवाने कभी कभी फैक्ट्री में चला जाता था और उसको लग रहा था कि उसकी जो जिंदगी है वो बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत भयानक है। पर उसको नहीं पता था एक ऐसा दिन आने वाला है जब अपनी जिंदगी का सबसे ज़्यादा भयानक दिन वो देखेगा, और वो दिन था 9 जुलाई 1999। उस दिन फाजिल अपने घर से फैक्ट्री की तरफ जाने के लिए निकला तो पर वो फैक्ट्री पहुंच नहीं पाया और वो बच्चा एकदम से लापता हो गया। उसके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस में जाके बोला तहकीकात करने के लिए। पुलिस के द्वारा उसको ढूंढा भी गया। शुरू में सबको लगा कि गुम हुआ है, नॉर्मली मिल जाएगा, कहीं गया होगा, पर वो बच्चा आज तक नहीं मिला है। और पुलिस वालों ने उस वक्त भी इस केस को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था। कह दिया था रिश्तेदारों के यहाँ चला गया होगा, दोस्त के साथ घूम रहा होगा, कहीं भाग गया होगा। फाजिल के गायब होने के बाद और भी बच्चे गायब होने लग गए। लाहौर की गलियों में कहानी घूमने लगी कि कोई है जो बच्चों को गायब कर रहा है, किसी वजह से तो बच्चे गायब हो रहे हैं। पर तभी एक और बच्चा गायब हुआ जिसका नाम था एजाज मोहम्मद, जिसको उसकी फैमिली काका के नाम से बुलाती थी। वो बच्चा गायब हुआ था अक्टूबर 1999 में। जब एजाज और उसका भाई नॉर्मली खड़े हुए थे अपने घर के बाहर, तभी उनके पास 2 अजीब से लड़के आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे मालिक को घर पे मालिश चाहिए, तुम कर सकते हो। उन दोनों बच्चों को लगा अच्छा मौका है पैसा कमाने का, वो उसके साथ चले गए। पर उन लोगों की ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मालिक की मालिश करने जैसे ही एजाज घर के अंदर घुसा, उसको फील होने लग गया था कि इस घर में कुछ तो अजीब है। वहां पे उसको डर लग रहा था। तो उस घर के हर कोने से खौफ की बू आ रही थी, पर अब देर हो चुकी थी। अब वो बच्चा उस घर से बाहर नहीं निकल सकता था। तभी उसके सामने एक शरीफ सा आदमी आया चश्मा पहनकर। जी हाँ, ये आदमी जावेद इकबाल ही था और ये इतनी ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा था कि एजाज को अभी भी डर लग रहा था। और उस चश्मिश आदमी के घर जाने के बाद आज तक एजाज कभी भी किसी को कहीं मिला नहीं है। तो आखिर कहाँ गायब हो रहे थे बच्चे? ऐसा क्या कर रहा था इकबाल इन बच्चों के साथ जो ये बच्चे ऐसे एक के बाद एक गायब होते जा रहे थे? और ये कहानी सिर्फ फाजिल या फिर एजाज की नहीं है, बल्कि इनके साथ 98 और बच्चे भी गायब हुए थे जो कि सब इकबाल के द्वारा गायब किए गए थे। 100 बच्चे गायब हो गए और किसी को पता भी नहीं है कि किसने गायब करे। और सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इतने बच्चों का जावेद इकबाल ने किया क्या? पर इस घिनौने काम में जावेद अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और लड़के थे, साजिद अहमद, मोहम्मद सैर और मोहम्मद नदीम, जो उसके इन घिनौने कामों में उसका साथ देते थे। दरअसल बच्चों के साथ ये करते थे, लोग एक मासूम बच्चा ढूंढते थे जिसको उठाना बहुत ज़्यादा आसान हो, जिसको वो इजीली किडनैप कर सके। उसको किडनैप करके अपने घर लाते थे, तीनों मिलके उसको शराब पिलाते थे। और जब बच्चा एकदम नशे में धुत हो जाता था, जब उसको अपना होश नहीं रहता था, जब उसको दर्द फील होना कम हो जाता था, और फिर उसको ये लोग जब तक मारते थे जब तक वो मर नहीं जाता। और उसके मरने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करते थे, उसको एसिड में घुलाते थे और फिर उसको सबको बोरी में बांधकर नदी में बहा देते थे। अब ये सारे काम जो वो लोग कर रहे थे, ये उनके अंदर की हैवानियत थी जो उनसे करवा रही थी। इससे उनका कोई फायदा नहीं था, इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं था कि वो कुछ पैसा कमा रहे हो। बस उनके अंदर एक वो साइको ट्रेट्स थे जिनकी वजह से वो ये सारे काम करते थे और उनको एक गिल्टी प्लेजर महसूस होता था।
और जब ये सब वो काम करते थे तो जावेद इकबाल का तो पता था कि वो एक साइको है, पर उसका डार्क ऑरा, उसका क्या कहते हैं, हैवानियत इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी बाकी के 3 लड़कों पे भी कि वो भी उसके साथ साथ ये सारे काम किए जा रहे थे और उनको भी अब इसमें मज़ा आने लगा था। और इस प्रकार से उनने 100 बच्चों के साथ ये घिनौनी हरकत की। पर नवंबर 1999 में जावेद ने पुलिस को एक मिस्टीरियस पैकेज भेजा। एक पैकेज आया पुलिस के पास जिस पे लिखा हुआ था कि ये जावेद के द्वारा आया है। अब पुलिस को भी नहीं पता था कि जावेद कौन है, पर जब वो पैकेज खोला गया तो पुलिस हैरान हो गई क्योंकि उसके अंदर 100 बच्चों की तस्वीरें थी, वो सारे के सारे 100 बच्चे जिन्हें जावेद ने मारा था। और तभी पुलिस को मिलता है एक लेटर उस पैकेज के अंदर। वो लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि जावेद ने खुद कबूल कर लिया है कि उसने इन 100 बच्चों को मारा है। पर पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि कोई क्यों ऐसा करेगा कि फोटो भेज रहा है और बता रहा है मैंने मारा है। पर जैसे ही पुलिस जावेद के दिए हुए एड्रेस 16B रवि रोड पर पहुंची तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने सोचना समझना 2 मिनट के लिए मानो बंद कर दिया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि पुलिस ने उसके घर में देखा एक मौत का दरवाजा, पुलिस ने उसके एक टॉर्चर रूम देखा। इन सब हरकतों के लिए जावेद ने अपने घर में एक अलग अलग सेपरेट रूम बना रखे थे। और फिर पुलिस ने जैसे ही जावेद से सवाल जवाब करना शुरू किए, जावेद एक पागल आदमी की तरह बिहेव करने लग गया, मानो उसका दिमाग एकदम चलना बंद हो चुका है। और जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती जा रही थी, उसके घर में कदम बढ़ाती जा रही थी, उनके सामने एक खौफनाक कहानी आती जा रही थी। उन लोगों को भी डर लगने लग गया था कि ऐसा भी कोई इंसान इस धरती पे रह सकता है। पर तभी जो जावेद था वो अपने पागलपन के नाटक के बीच में भागने में कामयाब हो गया। वो पागलपन का नाटक तो कर रहा था पर वो सच में पागल नहीं हुआ था। पुलिस उसके पागलपन के नाटक में आ गई और वो वहां से फरार हो गया। पुलिस 1 महीने तक जावेद को ढूंढती रही पर पुलिस को जावेद का कोई भी सुराग नहीं मिला। तभी एकदम से खबर आती है कि जंग अखबार के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है। बिखरे हुए बाल हैं, फटे हुए कपड़े हैं, टूटी हुई चप्पल है और अजीब सी हालत में है पागलों जैसे। और वो वहां पर बोल रहा था कि मैं जावेद इकबाल हूं, मैंने ही 100 बच्चों का कत्ल किया है, मैं ही 100 बच्चों का कातिल हूं। और अब इतने सारे पत्रकारों के बीच में खड़े हुए जावेद इकबाल ने अपनी जिंदगी की क्रीपी और डरावनी सी कहानी को बताना शुरू किया। उसने अपनी जिंदगी और क्राइम के बारे में हर डिटेल को जर्नलिस्ट को बता दिया। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कोई और फिर जावेद ने शुरू किया अपनी कहानी को सुनाना। जावेद की कहानी इतनी ज़्यादा अजीब थी कि जो सुनने वाले थे वो भी हैरान थे, क्योंकि नॉर्मली इन कहानियों में देखा जाता है कि जो आरोपी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, हैरान होता है, उसकी ज़िंदगी में गरीबी होती है, इसलिए उसको इस रास्ते पर जाना पड़ता है। पर जावेद की केस में पूरा का पूरा सीन अलग था। जावेद एक बहुत ज़्यादा रईस फैमिली से था, उसके पापा बहुत ज़्यादा अमीर थे, यहाँ तक कि उसने बताया कि जब 1993 में उसके पापा की डेथ हो गई थी तो उसको उसके पापा के द्वारा 3 मिलियन रुपीस मिले थे जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता था। फिर उससे पूछा गया तो ऐसा क्या कारण था कि तुम्हें इस रास्ते जाना पड़ा, तो फिर जावेद ने बताया कि दरअसल वो एक पेडोफाइल है। पेडोफाइल वो लोग होते हैं जिनको बच्चों के प्रति ज्यादा आकर्षण हो, और अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जो फील कर रहा है उसके साथ जो हो रहा है उसका वो क्या करे, और समाज में जो सामाजिक ताबू फैला हुआ है उसकी वजह से वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर पाता था। पर जब वो 17 साल का था तो उसके ऊपर आरोप लगा एक बच्चे के साथ दुराचार करने का। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि उसने उस वक्त कुछ किया भी नहीं था। और हर उस इंसान के तरह जिसके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, जावेद ने भी बहुत कोशिश करी खुद को बचाने की, चिल्लाया, आवाज लगाई कि मैं आरोपी नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, पर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। अब वो तो जेल चला गया था पर उसकी माँ उसके चक्कर में बहुत परेशान थी। वो रोज उससे मिलने आती थी, रोज सोचती थी ना जाने कब मेरा बेटा रिहा होगा, और बेटे के रिहाई के इंतजार में उसकी माँ का एक दिन देहांत हो गया। अब उसकी माँ की डेथ के बाद जावेद ने कसम खा ली कि जैसे मेरी माँ परेशान हुई है, कम से कम ऐसी 100 माएँ होंगी जिनके बच्चों का खून करके वो उनकी माँ को रोने पर मजबूर करेगा। और इसी प्रकार से माँ की मौत ने जावेद के अंदर एक जानवर को जन्म दे दिया। अब जावेद डायरेक्ट क्राइम करना शुरू नहीं कर सकता था, तो उसने सबसे पहले अपने हैवानी इरादों को छुपाने के लिए एक पत्रिका चालू करी, एक ऐसा बिजनेस जिसके पीछे छुप के वो कुछ भी करे तो उस पर कोई शक न करे। उसकी इस पत्रिका का नाम था द एंटी करप्शन क्राइम, और उसकी इस पत्रिका में वो पुलिस वालों के इंटरव्यू छापता था, उनकी तारीफें छापता था, और इन इंटरव्यू में बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे
जैसे कि DIG, SSP, और इस प्रकार से वो उनकी शक की निगाह से दूर होता जा रहा था। वक्त आ चुका था कि जावेद ने जो प्लान बनाया है उस पर वो काम करे, मतलब बच्चों को मार के माओ को दुखी करने का। पर इसमें भी उसका एक और शौक था जो शामिल था। अब बच्चे को मारने के लिए वो अगवा तो करेगा ही, साथ में उसका जो शौक था बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का, वो भी वो साथ में ही किए जा रहा था। और इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करता था। वो अलग अलग तरीके अपनाता था। जैसे उसने सबसे पहले शादबाग नाम के इलाके में एक गेम की दुकान खोली, गेमिंग स्टोर जो होते हैं जहाँ पे बच्चे गेम खेलने जाते हैं, पैसे देके रेंट देना पड़ता है आपको नॉर्मली वहाँ पे गेम का। तो जब वो गेम की दुकान खोली गई, वहाँ पे बच्चे खेलने आते थे, तो बच्चों के सामने 100 का नोट जानबूझ के फेंक देता था, और जैसे ही कोई बच्चा उसको उठाता था वो उस बच्चे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता था। अब बच्चा डर जाता था कि मैंने चोरी की है, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, और इसी बहाने वो बच्चे को अंदर ले जाता था। गेम की दुकान के पीछे अंदर साइड उसने एक कमरा बना रखा था जहाँ पर उस बच्चे को ले जाकर उसके साथ वो सेक्सुअली गलत हरकतें करता था। अब बच्चा वहाँ से चीखता चिल्लाता तो बाहर तक उसकी आवाज़ भी नहीं आती थी। और फिर जावेद वही नोट दोबारा यूज़ कर लेता था जिसके द्वारा वो बच्चों को लालच देता था। वो नोट बच्चे को देता था और उसको लालच देके भगा देता था वहाँ से। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि माँ बाप ने अपने बच्चों को गेम की दुकान पे भेजना बंद कर दिया। अब जावेद के पास बच्चे आने बंद हो गए, तो बच्चों को खींचने के लिए जावेद ने इस बार नया हथकंडा अपनाया। जावेद ने एक एक्वेरियम खोला, और फिर कुछ टाइम बाद जावेद ने जिम खोला, और फिर उसने 90 के दशक में खोला एक एयर कंडीशन प्ले स्कूल। और ऐसी बात नहीं है कि कभी वो पकड़ाया नहीं ये सारी घिनौनी हरकतें करते वक्त। एक बार उसने शादबाग एरिया के एक बड़ा कोई अमीर आदमी था, उसके बच्चे के साथ छेड़खानी करी। इस बात को बड़े लोगों ने अपने संज्ञान में लिया और उसको पकड़ के इस बात की सजा देनी चाहिए। जावेद ने भी इस बार अपने जो कारनामे थे उनको कबूल किया, गुनाह अपना कबूल किया, और सबके सामने शपथ ली कि आगे से वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। जावेद ने यहाँ तक कि स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया कि वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा, और उस स्टैम्प पेपर की कॉपी को पूरे इलाके में बंटवाया गया कि सबको पता लगे कि जावेद ने क्या किया है। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें जावेद के मन के अंधेरे को कम नहीं कर पा रही थी। उसने उस एरिया का घर ही बेच दिया और उसने एक नया घर खरीदा 16B रवि रोड, कसूरपुरा, लाहौर में। जावेद के मुताबिक वो छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर या फिर जबरदस्ती अपने इस भूत बंगले जैसे घर में लाता था जो कि एक सुनसान एरिया में था। उसकी आंखों में एक पागलपन सा था। सोचो, एक छोटा सा बच्चा उसके सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तड़प रहा है, पर उसको उन सब चीजों में मजा आता था। वो उसकी नस को जब दबोचता था तो उसको वो एंजॉय करता था, और ऐसे ही वो बच्चे को मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको एसिड में गला देता था। दरअसल उसके घर के नीचे एक कमरा था जहां पर उसने पूरा का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, जहां पे वो बच्चों की लाशों को गलाता था, और अगर कोई टुकड़ा बच जाता था जो कि नहीं गलता था तो वो उसको नदी में बहा देता था। और जावेद की घिनौनी हंसी और उस बच्चे की चीख उसी कमरे में बंद होकर रह जाती थी। यहाँ तक कि अपने एक बयान में जावेद ने कहा कि मैं चाहता तो 400 या 500 बच्चों को ही मार सकता था, पर मेरी माँ से मैंने 100 बच्चों का वादा किया था, इसीलिए मैंने सिर्फ 100 बच्चों को मारा। और सबसे ज्यादा भयानक बात तो ये कि ये सारी बातें जब जावेद कर रहा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और इस प्रकार जावेद ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए और उसके बयानों के मद्देनजर रखते हुए उसको दोषी पाया गया। और इस बार कोर्ट ने कोई नॉर्मल सजा नहीं सुनाई। कोर्ट ने भी एग्जैक्ट वही करने को कहा जो वो उन बच्चों के साथ किया करता था। कहते हैं ना, आई फॉर एन आई। और कोर्ट ने उसको सजा सुनाई कि इसके भी छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, उनको एसिड में गलाया जाएगा और उनको लगाया जाएगा एज अ प्रदर्शनी की लोग देखें कि ऐसे हैवान को कैसी सजा दी जाती है। मगर फैसला होने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को कोट लखपत जेल में जावेद और उसके एक साथी की लाश पाई गई। उनकी लाशें छत से लटक रही थी, दोनों के हाथ पैर नीले पड़ चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों को जेल में ही मार दिया गया। जेल में किसी ने उनका खून कर दिया। पहले उन्हें जहर दिया किसी ने, फिर बेडशीट के द्वारा उन्हें छत से लटका दिया, पर जेल अधिकारियों ने उनने इसको खुदकुशी करार कर दिया। लेकिन जावेद का नाम और उसके जुर्म का अंधेरा आज भी लाहौर की सड़कों पर घूमता है, लोगों के दिलों में दहशत की एक कहानी बनकर। हर बार जब रात को हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है जावेद की आत्मा आज भी उन सड़कों पर घूम रही है, अपने जुर्म को दोबारा जीने के लिए।